तो सबसे पहले माय नेम इज़ बुशरा उम्मर and I'm going to teach you people Pakistan studies. SSH 302 is the code of this course. And I have done MSc and MPhil in Pakistan studies from Qajar University, Islamabad. And in this university, I have been teaching here from last 4 years. So this is all about me. अब आप लोगों को इस कोर्स की मैं आउटलाइन बताऊंगी। इफ यू पीपल वांट टू राइट द आउटलाइन तो आप लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते तो इट्स ओके। लिखने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ जैसे-जैसे हम डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ते जाएँगे तो कोर्स आउटलाइन खुद ही आप लोगों की डेवलप हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल आप लोग इस कोर्स की डिटेल्स सुन लें कि इस कोर्स में हमने जो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। Because Pakistan studies is a very wide subject, ठीक है, लेकिन because this is our compulsory course, so we have to limitize the things in this way कि हम इस कोर्स में इतना पढ़ लें कि हम कहीं पे भी कुछ भी बताने के काबिल हो जाएं। तो इस कोर्स को जो मैंने डिवाइड किया है जिन पार्ट्स में, उसमें नंबर 1 पे जो आप लोगों का टॉपिक आ जाएगा दैट विल बी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ हम करेंगे इसमें कि हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द मुस्लिम रूल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस टॉपिक में आप लोगों को थोड़ा सा आइडियोलॉजी का बताऊंगी, फिर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे कि किस तरह से मुसलमान आए एंड दे रीच टू द क्लाइमेक्स एंड देन देयर डाउनफॉल टुक प्लेस। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक जो हमारा है होगा इस कोर्स का दैट विल बी रिलेटेड टू सर सैयद अहमद खान। उन पे हम एक पूरी रीडिंग आप लोगों को मैं बताऊंगी कि उनकी क्या एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल सर्विसेज थी रिगार्डिंग मुस्लिम्स। फिर हम थोड़ा सा और कुछ डिफरेंट पर्सनालिटीज यानी पर्सनालिटीज में हम सेकंड पर्सनल आप लोगों को मैं डिटेल में करा दूंगी। सेकंड टॉपिक हमारे सैयद अहमद खान से रिलेटेड होगा और फिर उसके बाद हम जो है उलमा इक़बाल को थोड़ा सा टच करेंगे उनके बारे में। देन वी विल मूव ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एंड दैट इज ऑफ कोर्स मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे एंड उनकी ये बारे में यानी कि पॉलिटिकल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ ये कैसे थी, ठीक है, कि वी विल ट्राई टू ड्रॉ अहमद खान के टॉपिक के बाद हम अलामा इकबाल का थोड़ा देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन मोहम्मद अली जिन्ना एंड वी विल ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन जिन्ना's प्राइवेट लाइफ विद हिज पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। अब तो मैं ऑफिस से बाहर ही आ गई हूँ, अब भी नहीं आ रही हुई तो फिर नहीं सही हो सकती। तो बहरहाल जो है वो यानी कि हम जिन्ना की लाइफ का कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ में एंड इन हिज पॉलिटिकल लाइफ हाउ मच सक्सेसफुल ही वाज। तो ये करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पाकिस्तान मूवमेंट। तो पाकिस्तान मूवमेंट में आप लोगों को वी विल डील विद डिफरेंट इवेंट ईयर वाइज एंड लाइक 1913, 1916, 1930 या फिर 33, इस तरह के काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनमें क्या-क्या हुआ था। ठीक है? तो इस तरह यानी कि हम एक उसमें सीक्वेंस में लेके इवेंट्स पर चलेंगे एंड वी विल अल्टीमेटली रीच टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान कैसे बना और सारा कुछ। तो ये हमारा यानी कि नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम टाइटल होगा पाकिस्तान मूवमेंट एंड ऑल द रिलेटेड इवेंट्स ऑफ दैट, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी द अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान में ऑफ कोर्स इमीडिएटली आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान हम लोगों ने जो इश्यूज हमें हुए लाइक हमारी इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स से इशू आ जाएगा, फिर मिलिट्री एसेट्स का, फिर जो है वो बाउंड्री वॉर, प्रिंसली स्टेट्स जैसे कश्मीर का इशू है, वाटर इशू आ जाएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज जो थे जैसे सीएसपी ऑफिसर्स वगैरह के हमारे मुल्क में कितने कम थे कि हमारे मुल्क को चलाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था।
तो ये वाला करेंगे हम टॉपिक। यहाँ तक यानी कि बच्चों आप लोगों का आई होप कि मिड का यानी कि सिलेबस होगा। अगर यहाँ तक मिड तक हम ना कर सके तो फिर हम इस ये जो अभी मैंने आपको अर्ली प्रॉब्लम वाला टॉपिक बताया तो इसको हम फिर फाइनल के साथ ऐड अप कर लेंगे। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि इसको मिड में डालना है या फाइनल में डालना है, तो वो डिपेंड्स अपॉन द आवर प्रोग्रेस कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। ओके, देन वी विल जरा स्क्रीनशॉट देन वी विल ऑफ कोर्स मूव ऑन द कि पाकिस्तान बनने के बाद क्या इश्यूज है। पाकिस्तान बनने के बाद जो बेसिक इश्यूज है उनका तो अलग टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया है, अर्ली प्रॉब्लम जो भी है कि हम क्या थी। लेकिन मेनली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें मसला हुआ तो दैट वाज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। ठीक है कि मतलब हमारा मुल्क जो है वो 1947 में बना एंड वी गॉट आवर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा ह्यूज गैप जो आया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में, तो ये हम टॉपिक इस पे यानी कि वी विल डिस्कस दिस टॉपिक के व्हाट वर द रीजन। इसका टाइटल क्या होगा कि द रीजंस in constitution making process in Pakistan, reasons for the delays in constitution making process in Pakistan, कि क्या वजूहत थी जिनकी वजह से इतना ज्यादा डिले हो गया तो आयन बनाने में। फिर हम देखेंगे जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 का है, इसके सैलिएंट फीचर्स हम पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टडी द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसको इतना ज़्यादा हम यानी कि उस तरह डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज़ दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और वो सारा जो भी अयूब खान का, तो इसलिए ये इतना नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। दिस मैम इज़ मैम हाँ क्या जी, आप बता सकती हैं हमें कौन सी बुक बाय करनी है इसके लिए, पाक स्टडीज के लिए? मैं बताती हूँ बच्चों, पहले मेरी बात सुन लो फिर ये वाले क्वेश्चंस बाद में आपको करना, ठीक है? अभी ओके कर लेते हैं। ओके। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कोर्स फॉर योर फाइनल एग्जाम पर्टिकुलरली, कि इसमें हमने बहुत डिटेल में करना है। इसमें 2-3 लेक्चर ऑलमोस्ट हमारे इस टॉपिक पे लग ही जाती है। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिफरेंट सब हेडिंग्स करनी है जिनमें ये होगा यानी कि आई विल टीच यू पीपल पार्लियामेंट की क्या कॉम्पोजिशन है, कि नेशनल असेंबली और सेनेट की। फिर इसके अलावा इसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान किसको कहते हैं, उसमें वो क्या क्या शामिल है। फिर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी क्या है, और इस तरह से यानी कि जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसमें क्या क्या डिविजन्स है, किस तरह से ये वर्क आउट करता है, फंक्शन करता है। फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एनएफसी है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, ये और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई जिसको कहते हैं। तो ये सारे हम जो है वो यानी कि ईच एंड एवरी सब हेडिंग जो है हम थोड़ी थोड़ी डिटेल में करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन जब खत्म हो जाएगा तो हम उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो अब तक अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अमेंडमेंट्स ऑल्दो जो है वो 23 हो चुकी हैं, लेकिन हमने उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट वंस जो हैं उन्हीं को सिर्फ करना है, बाकियों को हम सारियों को यानी कि नहीं करेंगे। फिर आपका जो है वो टॉपिक आ जाएगा फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है दिस इज अगेन इसमें हम इसके सैलिएंट फीचर्स देखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव करते हैं हम, और इसके सैलिएंट फीचर्स क्या है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की। एंड देन द लास्ट टॉपिक विल बी the social issues in Pakistan. Social issues in Pakistan means electricity shortfall, education system, examination system, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आप लोग के कोई भी ऑनर किलिंग है, सेक्सुअल हरासमेंट है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, पोल्यूशन का इशू है, मतलब डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं। तो उनमें से वी विल डिसाइड 2 और 3 कि उनमें से हम किसको लेके चलेंगे फॉर फाइनल एग्जाम। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कोर्स आउटलाइन। अब आप लोग जो है मीन्स के एक सेकंड में इधर ऐड कर लूँ बच्चों को।
बहुत बड़ी क्लास है आप लोगों की, 72 बच्चे हो गए इसमें। अच्छा, तो अब आप लोग मार्क्स की डिवीजन पहले लिख लें, फिर मैं आप लोगों को ये जो अभी बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था कि भी कहाँ से पढ़ना है, हमने क्या करना है, तो वो मैं आप लोगों को फिर बताती हूँ। पहले आप लोग मार्क्स की डिवीजन लिख लें कि टोटल मार्क्स ऑफ दिस कोर्स आर 40। ये लिखने की बात है जो आप लोगों ने लिखनी है। 40 मार्क्स हैं, उनमें से मिड जो है आपका वो होगा 12 मार्क्स का, 12 नंबर का। फिर आप लोगों की 4 मार्क्स की असाइनमेंट प्लस प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। एंड 24 मार्क्स आर फॉर योर फाइनल एग्जाम। तो इस तरह से यानी कि इस कोर्स के मार्क्स की डिवीजन के 12, 73 हो गया बच्चे के, 12 और 4 और 24। अब जहाँ तक पेपर पैटर्न की बात है, तो बल्कि आप लोगों के, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों की जो क्या मैं बताने लगी थी कि पेपर पैटर्न, सॉरी, पेपर पैटर्न जो है पहले ऐसा होता था, क्योंकि जब बच्चे ज़ाहिर यूनिवर्सिटी आते थे तो आई यूज टू गिव द स्टूडेंट्स वन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मिड में अगर 12 नंबर का मिड है आप लोगों का, तो उसमें वन लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों को दे देती थी, तो वो वही यानी कि उनका जो है वो यानी कि एक ही क्वेश्चन होता था। और इसी तरह से फाइनल में भी मैं बच्चों को 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया करती थी। तो लेकिन अब इट्स नॉट कंफर्म येट कि आप लोगों को फिजिकल प्रेजेंस के लिए बुलाया जाएगा एग्जाम्स में, या फिर एलएमएस पे ही होते हैं, जिस तरह इस सेमेस्टर में एलएमएस पे एग्जाम्स हुए। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली यू पीपल विल हैव टू प्रिपेयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी प्रिपेयर होना है, और आप लोगों को एमसीक्यूज के पैटर्न पे भी अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो ऑल्दो ये इतनी भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जैसे-जैसे ज़ाहिर है अभी 1 मंथ गुज़रेगा, हमें पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन है, एलएमएस पे ही पेपर होने हैं, तो देन आई विल मेक इट कन्फर्म टू यू कि भी आप लोग किस पैटर्न पे प्रिपरेशन करें, तो इसी तरह से आपका पेपर होगा। तो बट आई थिंक सो कि आप लोगों को एलएमएस पे ही एग्ज़ाम्स के लिए यानी कि कहा जाएगा। तो बहरहाल ये होगी पेपर पैटर्न की बात कि आप लोगों को किस किस्म के क्वेश्चंस मैं दे सकती हूँ। अगर तो फिजिकल प्रेजेंस अलाउड होगी, तो फिर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस आएँगे, और अदरवाइज़ आप लोग एलएमएस पे एमसीक्यूज़ आएँगे, ठीक है। ये होगी आप लोगों की पेपर पैटर्न की बात, और बाकी जो अभी मैंने आप लोगों को बताया 4 मार्क्स, ठीक है, जो असाइनमेंट प्लस प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को बताया, तो वो भी ऑफ कोर्स अगर आप लोग यूनिवर्सिटी नहीं आते, नहीं बुलाए जाते नहीं, तो उसमें फिर आप उनकी प्रेज़ेंटेशन नहीं हो पाएगी। ये ज़ाहिर है प्रेज़ेंटेशन का बेसिक पर्पज़ इस लेवल पे हमारा यही होता है कि हमने जो है वो बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कि आप लोग अपनी क्लास को फेस करते हैं, अपना टॉपिक प्रेज़ेंट करते हैं। इंग्लिश में मैं बच्चों से प्रेज़ेंटेशंस लिया करती थी, ठीक है, ऑन द रिलेटेड टॉपिक। जो जितने भी अभी मैंने सोशल इश्यूज़ कुछ के नाम लिए आप लोगों के सामने, तो इसमें ये होता था कि बच्चे अपने पसंद के टॉपिक्स मेरे पास ले आते थे, एंड आई यूज्ड टू असाइन, कि मैं उनका फाइनल कर देती थी कि हाँ जी, आप इस टॉपिक पे काम करें, आप इस टॉपिक पे काम करें, और वो उस टॉपिक पे फिर अपना फाइनली प्रेज़ेंटेशन क्लास के सामने दिया करते थे। लेकिन अब क्योंकि वो सिलसिला भी नहीं है, तो इन 4 मार्क्स की जो यानी कि ये कैसे देने हैं हमने, ये कैसे करने हैं, तो ये हम फर्दर क्लासेस में डिसाइड कर लेंगे कि कैसे इनको पूरा किया जाए 4 मार्क्स को। तो बाकी तो ऑफ कोर्स मिड है और फाइनल है, तो वो तो आप लोग के होंगे ही, जैसे भी हो होने, जिस भी पैटर्न पे होने। ओके, अभी एक बच्ची ने पूछा था कि हमने पढ़ना कहाँ से, ठीक है। पढ़ने के लिए आप लोगों को बच्चों मैं बता दूँ कि ऑफ कोर्स आप लोग अभी फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी आए हो, तो यूनिवर्सिटी में आई डोंट नो अबाउट योर अदर टीचर्स, लेकिन मैं बिकॉज़ आई वाज़ कायदीन, मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे यही होता था कि जो आपको टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, या आपको कोई रीडिंग दे रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है, रीडिंग मीन्स नोट्स, नोट्स दे रहा है आपको पढ़ने के लिए, तो वही आपका मटेरियल होते थे, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू गो हियर एंड देयर कि मैं अब यहाँ से पढ़ना पड़ेगा या वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ये ना हो कि मैं मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो मैं पढ़ाऊँ आपको कुछ और पेपर में आप लोगों को मैंने कुछ और दिया हो। तो इट वुड नॉट बी लाइक दिस। जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, जो आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करूँगी, वही आप लोगों को
पेपर में भी आएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे ये नहीं होता कि बच्चों को आपने खवार करना है कि जी हाँ, पढ़ाओ कुछ और, उनको डराने के लिए कहीं और से दे दो या उनको कंफ्यूज करने के लिए, उनके मार्क्स डिक्रीज करने के लिए। यहाँ पे टीचर्स का एक फेयर रिलेशन होता है कि ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं वही आपकी कोर्स कंटेंट्स है। एंड स्टिल इफ यू पीपल वांट टू यू नो स्टडी एक्स्ट्रा, तो आप लोगों को है कि भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें, जिसका एक्चुअली कोई ऐसा कोई बेनिफिट होता नहीं, ठीक है। तो उसमें आप पाकिस्तान अफेयर्स की बुक है इकराम रब्बानी की, तो वो आप लोग अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। इकराम रब्बानी पाकिस्तान अफेयर्स बुक का नाम है। तो ये आप लोगों का है। बाकी आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका इस तरह है कि मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किया करूँगी। मेरा लेक्चर आप लोग पॉइंट्स में नोट कर लें, स्टूडेंट्स करते हैं या जैसे भी, या सुन लें, और एंड देन उसी वीक में आप लोगों को मैं रीडिंग भी जो है वो यानी कि प्रिपेयर करके आप लोगों को वो सीआर और जीआर जो है उनको भेज दिया करूँगी। जैसे फ़हद है उसको मैं सेंड कर दिया करूँगी, तो वो आगे आप लोगों को वो ग्रुप में शेयर कर दिया करेगा, और इट वुड बिकम वेरी ईज़ी फॉर यू पीपल टू प्रिपेयर वेल, ठीक है। एंड इन माय कोर्स पर्टिकुलरली, अगर इफ यू पीपल वांट टू गेट गुड ग्रेड्स, तो आप लोग मेरे लेक्चर कोर्स सुनें और जो मैंने आपको रीडिंग मटेरियल दिया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, यू विल गेट ए ग्रेड इजीली। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, अगर फिर भी आप लोग सीरियस नहीं लेते, क्योंकि जो बच्चे लेक्चर तवज्जो से सुनेंगे, व्हेन दे विल गो थ्रू द रीडिंग, जब वो रीडिंग पढ़ेंगे, तो बिकॉज़ द नोट्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय मी। वो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बुक से उठा के पूरा चैप्टर दे दिया, वो मैंने खुद टाइप की, मैं खुद बनाए हैं, ठीक है। तो देयर विल बी वेरी मच सिमिलैरिटी बिटवीन माय लेक्चर एंड माय नोट्स। तो अगर आप लोगों का लेक्चर के दौरान कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, कि मतलब उसमें नोट्स में भी आप लोगों को वही चीज़ें मिल जाएँगी। कुछ तो ज़ाहिर है एक्स्ट्रा बातें हो ही जाती है लेक्चर में, जो बंदा कुछ और बात कर देता है, लेकिन ऑलमोस्ट नोट्स विल बी इनफ फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ दिस कोर्स। ओके जी, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द यू नो, आप टाइटल लिख लें इसका, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड द हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द मुस्लिम्स रूल इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। Ideology of Pakistan and the historical overview of the Muslims' rule in the subcontinent। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की आइडियोलॉजी होती क्या है, ठीक है। सब आइडियोलॉजी जो है, एज यू नो, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं आइडियोलॉजी क्या है, और हिस्ट्री का भी जो है हमें शुरू से ही एक आइडिया होता है। लेकिन नाउ आइडियोलॉजी जो है, इसके सबसे पहले हम वी विल डिफाइन इट एज आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीव्स, ideas and values of a group, comma society और a nation, ठीक है। कि आइडियोलॉजी जो है वो कोई भी आइडिया, कोई भी बिलीफ, ठीक है, वैल्यूज ऑफ एनी ग्रुप, सोसाइटी और a nation इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। तो इस आइडिया और इस जो वैल्यूज या इस बिलीफ के साथ जो है वो इन लोगों की, मतलब इसमें दो तीन बातें जो आप लोगों ने याद रखनी है, कि एक तो ये कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सेकेंडली कि इसकी जो है वो कैसे इवॉल्व कैसे होती है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसे होता है इसका। तो इसका जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। आइडियोलॉजी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली एकदम से सडनली बन गई किसी भी कौम की या किसी भी सोसाइटी की या किसी भी ग्रुप की। इट टेक्स टाइम एंड इवन ईयर्स, ठीक है, कि इसमें सालों साल लग जाते हैं कि बहुत सारे लोगों की किसी भी आइडियोलॉजी के साथ डेवलपमेंट में, अफेक्शन में, एसोसिएशन। तो इसमें बहुत यानी कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। थर्डली, इसमें जो बात याद रखने वाली है कि आइडियोलॉजी जो है, इट ऑलवेज हैज सम पर्पस। इसका कोई ना कोई मकसद होता है, कि बगैर वजह के नहीं ये डेवलप होती है। और इसके साथ जो लोग इसको फॉलो अप कर रहे होते हैं, उनकी एक बहुत खास अफेक्शन हो जाती है, एक एसोसिएशन हो जाती है, एंड दे दे आर वेरी मच डिटरमिन्ड टू अचीव दैट आइडियोलॉजी, कि उनका वो जिंदगी का लाइफ का गोल बन जाता है कि उन्होंने उस चीज को अचीव करके ही छोड़ना है, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू सम पर्पस, आइदर इसमें इस पर्पस में जो है वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या फिर आपकी सोशल डेवलपमेंट है, या फिर आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। तो ये सारी जो चीजें हैं कि मतलब आपकी तरक्की आपका इस तरह से जो है वो
चीज, मतलब देयर इज सम टारगेट, ठीक है, कोई ना कोई मकसद होता है आइडियोलॉजी। तो ये तो होगी आइडियोलॉजी की बात। अब आइडियोलॉजी ऑफ यू नो पाकिस्तान, ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है ये आप लोगों को पता है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की, जैसे एक मुसलमान की क्या आइडियोलॉजी है अगर हम देखें, तो एक मुसलमान की आइडियोलॉजी इज ऑफ कोर्स आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, ठीक है। इस्लाम की आइडियोलॉजी हम लोगों की आइडियोलॉजी है, व्हाई, बिकॉज वी बिलीव इन इस्लाम एंड वी फाइंड डिटेल एंड द गाइडेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन आवर रिलीजन। देयर इज नो डोमेन इन आवर लाइफ जिसके बारे में हम कह सकें कि वी आर अनएबल टू फाइंड एनीथिंग रिगार्डिंग दिस इशू इन कुरान या इन इस्लाम। तो that is why the ideology of the Muslims is the ideology of Islam, and similarly the ideology of Pakistan is of course the ideology of Islam। ये जो एक बड़ा फेमस स्लोगन था कि ओके जी। तो आइडियोलॉजी को मैंने आप लोगों को बता दिया, और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज ऑफ कोर्स आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो बड़ा फेमस स्लोगन था, एक नारा था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक होगी आइडियोलॉजी की बात। अब इस आइडियोलॉजी पे मैंने अब आइडियोलॉजी को एक्चुअली आगे जाके इंटरलिंक करना है कि कहाँ से ये शुरू हुई। अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को डेफिनेशन दी, ये नहीं कहा कि मुसलमानों की आइडियोलॉजी डेवलप होगी या बन गई थी कि क्या हुआ, नथिंग लाइक दिस। अब ये जो आप लोगों को मैंने टॉपिक में सेकंड आपकी हेडिंग के साथ लिखवाया है, ये हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ मुस्लिम्स रूल इन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये जो मैंने आपको बात लिखवाई है इसके बारे में अब मैं आप लोगों को डिटेल बता रही हूँ। इस यानी कि इस हेडिंग को बेशक आप नीचे लिख लें, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द मुस्लिम्स रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। इसमें सबसे पहले आ जाएगा कि जो इंडिया था, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज वन कंट्री। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करें कि एक मुल्क था, उस मुल्क में से दो, मतलब एक और मुल्क निकल गया, ठीक है, एक और मुल्क बन गया एक एक मुल्क में से। तो जैसे हिंदुस्तान है कि वहाँ पे ऑफ कोर्स कि वहाँ के लोग आराम से रह रहे थे, एक पूरा इतना बड़ा मुल्क था। तो क्या वजह हुई, क्या सिचुएशन हुई, क्या हालात हुए कि वो मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो उस पॉइंट पे हमने आना है कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि एक अच्छा भला मुल्क बना हुआ था, वो सही सब रह रहे थे आराम सुकून से, और उसमें क्या क्या हालात बदले, क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि उसमें से एक अलग मुल्क जो है वो वजूद में आ गया और उसके दो हिस्से हो गए, ठीक है। तो वो बात अभी आप लोगों को मैं समझा रही हूँ कि जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज वन कंट्री, ठीक है, एंड इट कंसिस्टेड ऑफ थ्री प्रेजेंट कंट्रीज, कि आज जो मौजूद तीन मुल्क हैं, जैसे जिनमें से एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश, ठीक है। तो दीज थ्री प्रेजेंट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटेड वन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब मैं आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहूँ या इंडिया कहूँ या हिंदुस्तान कहूँ, तो उसका मतलब है एक, उसका एक ही मतलब है, क्योंकि अभी हम हिस्ट्री में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मुल्क था जो कि आज के तीन मुल्कों को से मिलकर बना हुआ था। अब इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले इसमें जो लोग आए, मुसलमान कैसे यहाँ पे एंटर हुए, क्या सिचुएशन हुई। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सब हेडिंग देंगे, अराइवल ऑफ द अरब ट्रेडर्स, ठीक है। अरब ट्रेडर्स के, अरब जो तजारत करने की गर्ज से आए थे, तो उनकी मैंने आप लोगों को हेडिंग लिखवाई है। अब आप लोगों को उर्दू में, इसीलिए मैं ज्यादा बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अराइवल ऑफ द अरब ट्रेडर्स, ठीक है। अब अरब ट्रेडर्स इंडिया में यानी कि तजारत की गर्ज से आए, एंड gradually they flourished in the trade so much। क्या वो करते थे कि they used to trade between east and west, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट यानी कि इंडिया और वेस्ट यूरोप, ठीक है। तो इंडिया और यूरोप के बीच में उन्होंने तजारत शुरू की, और उस तजारत में दे हैड मोनोपलाइज्ड द ट्रेड, कि उन्होंने तजारत में अपनी एक मोनोपली कायम कर ली थी। मोनोपलाइज या मोनोपली का मतलब होता है कि तन तनहा किसी चीज को आप लीड कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, कोई आपका कंपेटिटर ही नहीं है, ठीक है, आपके मुकाबले पर कोई है ही नहीं। तो अरब ट्रेडर्स जो थे, दे हैड मोनोपलाइज्ड द ट्रेड इन इंडिया, एंड व्हाट वाज द रीजन कि उनको फायर, मतलब इसकी वजह क्या थी कि जब हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क था, हिंदू इतने ज्यादा थे, तो वाई के भी अरब ट्रेडर्स वहां पे और उन्होंने तजारत में फ्लरिश करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह ये थी कि ये ट्रेड जो थे ये सी वॉयज के थ्रू करते थे, ठीक है, समंदरी सफर के थ्रू करते थे। तो उस समंदरी सफर से एट दैट टाइम
in Hindu traditions, the sea voyage was considered to be a curse. ठीक है? जो हिंदूज़ थे वो क्या समझते थे कि ये जो समुद्री सफ़र है ये एक लानत है एंड इफ दे विल गो फॉर द सी वॉयज कि अगर वो समुद्री सफ़र करेंगे तो दे इट वुड ब्रिंग बैड लक टू देम कि उनके साथ कुछ भी कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो डरते थे, ठीक है? बेसिकली समुद्री सफ़र से। तो इस वजह से उनकी इस चीज़ का फ़ायदा किसको हुआ? अरब ट्रेडर्स को कि क्योंकि मुसलमान तो बहादुर कौम है और हमें इस तरह की नहीं थी टेंशन। तो अरब ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत मशहूर होने लग गए, बड़े फेमस होने लग गए। और वहाँ के लोग उनको जानने और पहचानने लग गए कि ज़ाहिर है आप एक अननोन मुल्क में आके एक चीज़ में इतना फ्लरिश करें, तो लोग उनसे इम्प्रेस होने लग गए एंड सम ऑफ द पीपल स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग इस्लाम, ठीक है? तो कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, अरब ट्रेडर से इम्प्रेस होके उनकी वैल्यूज़ से, कल्चर से और उनकी बाकी जो तरक्की वगैरह है उससे। तो ये हुआ सीन अरब ट्रेडर्स का, यहाँ तक बात होगी बट अभी भी जो मुसलमान लोग हुए दे वर वेरी लिमिटेड इन नंबर, बहुत कम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे कि वहाँ पे हुकूमत ही बन जाती मुसलमानों की। अच्छा, सेकंड हेडिंग आप लोगों की इसकी है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आप सबको ही पता है, वो जो हम बचपन से ये याद करते आते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम केम इन इंडिया इन 712 एडी, ही कैप्चर्ड द होल ऑफ सिंध, ये वो इस तरह। तो सॉरी, तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आए वहाँ पे और उन्होंने सिंध पे अटैक किया एंड ही कैप्चर्ड द एरिया अप टू मुल्तान, ठीक है? मुल्तान तक उन्होंने अपना सारा जो है वो एरिया उसको कैप्चर कर लिया एंड ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नमेंट इन इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है? ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने वाले। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नमेंट इन इंडिया। इनके बाद नेक्स्ट हेडिंग इज़ महमूद गज़नवी, ठीक है? महमूद गज़नवी। अब मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गज़नवी आए एंड महमूद गज़नवी जो थे इन्होंने ही लॉन्च 17 अटैक्स ऑन इंडिया, 17 अटैक्स किए इन्होंने एंड ही कैप्चर्ड द होल ऑफ पंजाब एंड केपीके, ठीक है? पूरा पंजाब और केपीके जो है इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि अब तक की सिचुएशन में यानी कि जो प्रेज़ेंट पाकिस्तान है ये तकरीबन तमाम का तमाम जो है वो मुसलमानों के कंट्रोल में चला गया। अब यहाँ से बच्चों यानी कि हुकूमतों मुसलमान हुकूमतों का सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि ऑफ कोर्स जब उन्होंने इतने एरिया ज़्यादा एरिया पे कैप्चर उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो वहाँ पे मुसलमान हुकूमतें बनना शुरू हो गई और तब से लेकर फिर ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स तक यानी कि 1000 साल तक मुसलमान जो थे दे रूल्ड ओवर इंडिया बीइंग अ माइनॉरिटी, एक माइनॉरिटी थे लेकिन स्टिल उन्होंने 1000 साल तक इंडिया पे रूल किया। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो यू पीपल कैन स्टॉप मी एंड आस्क मी अगेन। आप लोगों को यू जस्ट हैव टू आपने ये करना है इस तरह से कि यू हैव टू इंटरलिंक द इवेंट्स कि आप वो जो पहले वाले तरीके पे हम पढ़ते थे उस तरह से मैं नहीं पढ़ा रही आप लोगों को। आप लोगों ने एक स्टोरी की फॉर्म में इस कोर्स को पढ़ना है, ठीक है? एंड यू हैव टू एन्जॉय इट, यू कैन एन्जॉय इट अगर आप लोग दिल से पढ़ते हैं कि हाँ, अभी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो वो सारी सिचुएशन इस तरह से हमने इवेंट्स को लेके चलना है। तो अब जो है मैं जो आप लोगों को बताई थी कि महमूद गज़नवी के बाद से फॉर ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स जो है वो मुसलमानों ने इस मुल्क पे हुकूमत की, ठीक है? इसमें बहुत सारे हमारे पास और मुसलमान आए जैसे गौरी आए, खिलजी आए, ठीक है? तुगलक आए, फिर एट द एंड हमारे पास मुगल्स आए। मुगलों के बारे में आप लोगों को सबको पता है कि दे आर वेरी, वेरी फेमस, ठीक है? वो क्यों मशहूर हुए? उनकी क्या वजह थी कि वो फेमस हो गए? उनकी वजह ये थी कि उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में वो बड़े यानी कि दे वर वेरी मच एक्सपर्ट, ठीक है? वो उसकी वजह से भी फेमस थे। फिर वैसे भी बिकॉज़ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, उनकी वॉरियर स्किल्स यानी कि जंगी जो सलाहियत थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिनकी वजह से मुसलमान जो हैं वो इतना अर्सा तक इंडिया पे रूल करते रहे। एंड सेकेंडली जो मुगलों के मशहूर होने की वजह थी कि जो 1000 साल मुसलमानों ने इंडिया पे हुकूमत की, उन 1000 सालों में से 300 साल जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुगलों ने हुकूमत की, ठीक है? तो इस वजह से क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड था कि 300 इयर्स तक मुगल ही वहाँ पे रूल करते रहे, तो इस वजह से भी मुसलमानों में से सबसे ज़्यादा मशहूर जो थे वो मुगल हुए। तो जैसे किंग अकबर है, औरंगज़ेब, आलमगीर है, जहांगीर है, ये कुछ नेम्स हैं जो कि काफ़ी फेमस नेम्स हैं।
अच्छा बहरहाल, तो ये होगी बात। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट, ठीक है? मगरिब के साथ कैसे मतलब राब्ता हुआ इस रीजन का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो कॉन्टैक्ट विद वेस्ट में इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इसमें यही है कि भी जो फ्रांस के लोग थे, ज़ाहिर है जो फ्रेंच थे, जो फिर हॉलैंड के लोग थे जिनको डच कहते हैं, DUTCH डच, ठीक है? और पुर्तगीज़ वगैरह थे। तो दे आल्सो ट्राइड कि वो यहाँ पे इंडिया में आएँ एंड यहाँ पे आके ट्रेड करें अपने, यानी कि यहाँ पे आके सक्सेसफुल हों। लेकिन दे वर फेल्ड, ठीक है? वो नाकाम हो गए, इस वजह से वो वापस लौट गए। उनका इतना कोई ख़ास रोल नहीं रहा यहाँ पे। फिर आ जाएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट जो हेडिंग है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि इंडियन हिस्ट्री में अब जो है वो एक ट्विस्ट आएगा कि ब्रिटिशर्स जब आए तो तब से ही आप लोगों को कि हिस्ट्री चेंज हुई, ठीक है? कि अब मुसलमान बीइंग माइनॉरिटी रूल कर रहे थे एक मुल्क को। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ज़ाहिर है जब मुसलमान एक और मुल्क में आके रूल कर रहे थे, तो फिर पहले जैसे वेस्ट वालों ने भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि हम भी यहाँ पे जाके करें, लेकिन वो तो कामयाब हो ही नहीं सके। फिर ब्रिटिशर्स ने भी कोशिश की कि हम भी यहाँ पे जाके तजारत शुरू करें, हम भी यहाँ पे जाके अपना सेटअप बनाएँ, सारा कुछ करें। तो वो भी एक्चुअली द ब्रिटिशर्स केम फॉर द पर्पज़ ऑफ द ट्रेड, ठीक है? तिजारत की गर्ज से ही आए थे वो। लेकिन आफ्टर सीइंग द सिचुएशन, जब उन्होंने सारी सिचुएशन देखी कि जो मुगल्स हैं वो उल्टे कामों में पड़ गए हैं, ठीक है? गलत डायरेक्शंस उन्होंने अपना लिए, तो तब उन्होंने जो है वो अपनी दूसरी प्लानिंग शुरू कर दी कि हम यहाँ पे अपना रूल कायम करेंगे, हम इसको अपनी एम्पायर का पार्ट बनाएंगे। तो दैट इज व्हाई इस एफर्ट के तहत जो है वो फिर उन्होंने इन 1757, ठीक है, 1757 में उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला जो है उनको डिफीट किया, शिकस्त दी उनको, ठीक है? एंड विद इन 100 ईयर्स, यानी कि 1757 से लेकर 1857 के बीच तक 100 सालों के अंदर अंदर ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल कायम कर लिया, ठीक है? आफ्टरवर्ड्स जो हमारे लास्ट मुगल किंग थे बहादुर शाह जफर, उनको इन्होंने ही वाज एक्साइल्ड टू रंगून, ठीक है? उनको जिला वतन कर दिया और रंगून भेज दिया। उनको जिला वतन करने की रीज़न क्या थी कि जैसे ही वाज टू ओल्ड, कि वो इतने ज़्यादा ज़ईफ़ थे कि उनसे अंग्रेज़ों को एक्चुअली कोई खतरा नहीं था कि ये हमारे खिलाफ कोई जंग करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो इसलिए उनको उन्होंने वैसे ही जिला वतन कर दिया, ठीक है? मतलब मारा नहीं। लेकिन बाकी के जो 24 हमारे शहज़ादे थे, 24 मुगल प्रिंसेस जो रह गए थे, तो उनको भी उन्होंने ब्रिटिश आर्मी शॉट डेड, ठीक है? उन्होंने उनको गोलियाँ मार के और उनको खत्म कर दिया, ठीक है? यानी उनको मार मार डाला। तो यहाँ पे यानी कि मुस्लिम्स रूल की जो है वो डाउनफॉल इट अकर्ड, ठीक है? और उनके क्लाइमेक्स की स्टोरी जो वो खत्म होगी। अब ब्रिटिशर्स के हाथ में सारा कंट्रोल चला गया। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट जो आप लोग की हेडिंग होगी दैट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मुस्लिम्स, ठीक है? कि अब कि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ये सारा 1857 की फिर आगे फिर जंग भी हुई, जिसके बारे में यही था कि भी उसपे बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड, ठीक है? लेकिन क्योंकि हिंदूज़ जो थे वो बड़े तेज़ थे, दे वर क्लेवर, ठीक है? तो उन्होंने जब जंग हार गए तो दे बिट्रेड द मुस्लिम्स और उन्होंने टोटल ब्रिटिशर्स को कहा कि वी आर वेरी हैप्पी विद योर गवर्नमेंट, वी डू नॉट हैव एनी इश्यूज़, तो दीज़ वर द मुस्लिम्स हू लॉन्च्ड वॉर अगेंस्ट यू, ठीक है? तो इसलिए सारा मलबा जो है मुसलमानों पे गिर गया और मुसलमान जो है वो ब्रिटिशर्स की मज़ीद गुस्से की ज़द में आ गए। अब जो ये रिलेशनशिप बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स सॉरी मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स मैं आपको बता रही हूँ कि ऑफ कोर्स मुसलमान जो थे उन्होंने यानी कि उनसे पावर छीनी गई थी, उनसे इख्तियार छीना गया था। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था दैट वाज़ ऑफ द हॉस्टिलिटी, एक दुश्मनी का रिश्ता था, ठीक है? हॉस्टिलिटी का हॉस्टाइल रिलेशनशिप था और उस हॉस्टिलिटी की ऑफ कोर्स वजह यही थी कि मुसलमानों की पावर छीनी गई थी और दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे दे वर फियरफुल, वो उनको इस चीज का खौफ था, ये डर था कि द मुस्लिम्स माइट गेट यूनाइटेड अगेन, ठीक है? और दे माइट लॉन्च वॉर अगेंस्ट अस, क्योंकि ब्रिटिशर्स है तो वही अंग्रेज
अंदर से दे आर कावर्ड, ठीक है, वो बुजदिल कौम नहीं है, वो इतने बहादुर नहीं रहते। मुसलमानों को तो अल्लाह मियां ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी स्किल्स दी हुई है ना। तो उनको ये खौफ था कि ये बेशक हमने इनकी शहजादे भी मार दिए, सब कुछ इनका यानी कि खत्म कर दिए, लेकिन हो सकता है ये फिर से इकट्ठे होके यानी कि हमारे खिलाफ जंग लड़े। तो उस डर को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि दे चेंज्ड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? ये जो आप लोगों की ऑफिशियल यानी कि मीडियम होता है, जैसे आपने जो भी आपकी ऑफिशियल प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, या फिर आप लोगों की जो जॉब्स पे आपने क्या लैंग्वेज यूज करनी है, जैसे लाइक अभी आप लोगों ने पूछा कि मैम हमने इंग्लिश में पढ़नी है, तो वो हमने इंग्लिश में पढ़नी है बिकॉज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, ठीक है। वी कैन नॉट स्टडी इन हिंदी। तो दैट इज वाई उन्होंने मीडियम इंस्ट्रक्शन को चेंज कर दिया कि ताकि मुसलमान जो हैं वो उनको मजीद सप्रेस किया जा सके, उनको मजीद इतना यानी कि ठीक है कि उनको सप्रेस किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने मीडियम इंस्ट्रक्शन जब चेंज किया तो ज़ाहिर है जब मुसलमान दे वर रूलिंग तो तब पर्शियन एंड अरेबिक वर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री, बट नाउ व्हेन द ब्रिटिश वर इन पावर तो दे मेड इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। And of course, the Muslims were more, experienced and more. They had more command on Persian and Arabic. They did not know how to read and write, and even to speak how to speak in English. So that is why the Muslims were fired from their jobs on the very solid grounds that as you do not know how to read and write English, so you are useless for the job. You are not capable to be on the same seat. इसलिए उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। एंड ऑफ कोर्स जब आपको जॉब से निकाल देंगे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होगी एंड योर फाइनेंशियल पोजीशन विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर ओवरऑल इकोनॉमिक पोजीशन, ठीक है। तो व्हेन योर इकोनॉमिक पोजीशन इज वीक तो देन यू डू नॉट हैव द एनी से इन द पॉलिटिकल मैटर्स या सोशल मैटर्स, ठीक है, कि मतलब आपकी जितना आपके पास पैसा होगा उतनी आपकी इज्जत होगी। ये तो हमारा यूनिवर्सल ही रूल है ना दुनिया का कि भाई जितना जो अमीर है उसको उतनी लोग इज्जत करते हैं, जो जितना गरीब होगा उसको उतना ही लोग धुतकारेंगे और इस तरह डिग्रेड करेंगे। तो दैट इज वाई क्योंकि मुसलमानों की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत वीक हो गई थी, तो ओवरऑल मुसलमानों की से हर लेवल पे जीरो हो गई। फाइन। तो दिस वाज द टाइम व्हेन यहाँ पे यानी कि आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय टॉपिक टुडेज टॉपिक कि क्या हुआ कि दिस वाज द टाइम व्हेन द मुस्लिम्स फेल्ट एंड रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम दे फेल्ट एंड रियलाइज्ड दैट देयर कल्चर, देयर आइडेंटिटी, देयर रिलीजन, देयर वैल्यूज, each and everything was in danger along with Hindus, ठीक है, कि अगर वो हिंदुओं और ब्रिटिशर्स के अंडर रहेंगे तो उनकी हर चीज जो है वो खतरे में है, हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि हमारे टॉपिक एंड होगा। अभी भी मैंने आप लोगों को ये नहीं बोला कि ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यहाँ से डेवलप होने लगी है, उनमें एक अलग आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आने लग गया। नो, उनमें सिर्फ एक सेल्फ ऑफ सेपरेटिज्म का एक यानी कि अब सेपरेट आइडेंटिटी का सेंस जो है वो अब आने लगा। फाइन। सो एक और बीच में आप लोगों का पॉइंट मिस हो गया जो मुगल की, ये मैंने आप लोगों को बताया था डाउनफॉल का, कि मुगल्स की जो डाउनफॉल हुआ था तो उसमें एक बहुत बड़ी रीजन कि ऑफ कोर्स वो तो और जो रीजंस हैं कि पीपल अयाश हो गए थे, बड़े गलत डायरेक्शंस पे चल पड़े थे, ठीक है, लाइक किंग अकबर जो था उसने हिंदू औरतों से शादियां शुरू कर दी करनी, ठीक है, जस्ट टू गिव अ लिबरल इमेज एंड लिबरल इंप्रेशन टू हिंदूज कि भी आई डू नॉट हैव एनी इशू विद योर रिलीजन एंड मैं तो बड़ा यानी कि हम इक्वल ग्राउंड्स पे सब कुछ डील करता हूँ। तो उसने अपना इम्प्रेशन, चलो वो तो सब अलग बात है ना कि वो भी कोई ताजमहल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, जो भी उन्होंने अपने फेस लिखी, लेकिन द बेसिक रीजन, द मेन रीजन ऑफ द मुगल डाउनफॉल वाज द डिटीरियोरेशन या वाज द स्पॉइलिंग ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम, ठीक है, कि उन्होंने रिलीजन ऑफ इस्लाम पे अटैक शुरू कर दिया। अटैक इन सेंस कि जैसे किंग अकबर का आप लोगों ने सुना होगा कि उसने दीन इलाही का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया, ठीक है, ये और जो दूसरा था ये जहांगीर जो था उसने प्रोस्ट्रेशन का एक्ट शुरू कर दिया कि लोग आते थे उसके दरबार में यानी कि उसके जब उसके सामने आते थे तो वो पहले उसको आके सजदा करते थे, फिर यानी कि वो उससे बात करते थे। तो वो उसने एक कंपल्सरी एक्ट कर दिया था कि भैया आपने मुझे सजदा करना है। तो अल्लाह माफ करे कि ज़ाहिर है जब व्हेन यू आर अटैकिंग ऑन द रिलीजन, व्हेन यू आर गोइंग टू स्पॉइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम, तो फिर अल्लाह मियां ने भी तो आपकी पकड़ करनी है ना कि कहीं ना कहीं तो ही हैज टू स्टॉप यू कि भी आप यू हैव टू लिव इन योर लिमिट्स, ठीक है, कि आप लोग ओवर ही हो जा रहे हैं तो उसको आप अपने कंट्रोल करें। So this was the basic reason of the Mughals downfall, that they
tried to spoil the religion of Islam. Fine. सो टू कंक्लूड, अब ये यानी कि जितनी मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी बताई है कि इसमें कि एट द एंड के हम कंक्लूजन इस तरह दे सकते हैं कि व्हेन यू आर हैविंग एवरीथिंग, ठीक है, जब आपके पास सब कुछ है, आपके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, जैसे मुसलमान पहले लीड कर रहे थे, तो उनमें ये सेंस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी कभी डेवलप नहीं हुआ। उनके अंदर ये चीज नहीं आई कि हम हिंदुओं के बीच में रह रहे हैं तो हमें अपना कुछ जो है ना सेव करके रखना है या अपने अलग से थोड़ा मेंटेन करना है। जब उनसे चीजें छीन गई, जब deprivation starts, then you realize the things, values, कि कितनी वैल्यू थी किसी चीज की, या हम किसी से अलग हैं, हमारा क्या फर्क है और क्या नहीं फर्क। तो इसलिए ये डेप्रीवेशन ने मुसलमानों के अंदर ये एहसास जगाना शुरू किया कि आप लोगों की हर चीज हिंदुओं से और अंग्रेजों से डिफरेंट है, एंड यू हैव टू वर्क आउट ऑन इट। ठीक है, आपकी लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, ईच एंड एवरीथिंग। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ये इतना ही मैंने आप लोगों को पढ़ाना था इस वीक में। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, एंड दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यानी कि ऐसे ही इंटरलिंक करके इवेंट्स को मैंने आप लोगों को पढ़ाना है कि आप लोगों को सारी स्टोरी समझ आ जाए कि हुआ क्या था, कैसे कैसे वक्त के साथ साथ क्या क्या प्रोग्रेसेस हुई। तो एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है, कोई टेंशन, तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। और जैसे ही आप लोगों को लगे कि 80 प्लस हो गए हैं, तो तब मैं खुद ही आप लोगों की मीटिंग एंड कर दूंगी। जस्ट आई विल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर क्लास। वो मुजरा ना डाल दिया। मुझे तो लगा था कि आप लोगों को तमीज़ से ही डील किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग तमीज़ के काबिल नहीं हैं। ठीक है, कि मैं 4 साल हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी में, एंड आई हैव बीन टीचिंग हियर कंप्यूटर साइंसेस क्लासेस और बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के ये, लेकिन जिस तरह का लेवल, ये जो बीच में जिस बच्चे ने ये बकवास की है कि मुजरा बंद कर, ठीक है, ये लड़कियां जो बातें करी हैं, आप लोगों को तमीज़ है? कौन से गली मोहल्लों से उठ के आ गए आप लोग यूनिवर्सिटी में? शक्लें हैं आप लोग किस काबिल की आप लोग पढ़े इधर आके? हु वाज द पर्सन हु सेड कि मुजरा बंद करो? बताएं मुझे। आप लोगों को आपस में तो पता लग ही जाता होगा ना। खुद जाके मुजरे करने लग जाओ, फिर बैठ जाओ उधर जाके रेड लाइट एरियाज में, जाओ उधर अपनी तवाइफों के साथ जाके अपना जो करना है करो। जो आग लगी है तुम लोगों को बगैर तो। शेम ऑन यू पीपल। ये किसको हंसी आ रही है? कौन इतना और बेगैरत है जिसको हंसी आ रही है? एंड लुक एट द गर्ल्स कॉन्वर्सेशन, व्हाट आर यू पीपल टॉकिंग? इतना तो गांव के जो बच्चे आए होंगे तो वो भी इतने जाहिल नहीं होते जितने जाहिल आप लोग निकले। ये कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं। आइंदा ऐसी बकवास अगर मेरी क्लास में हुई, जिसने क्लास लेनी है वो ले, जिसने नहीं लेनी वो मेरी तरफ से भाड़ में जाए। ठीक है, आई एम नॉट कंसर्न्ड। आप लोगों में से जितने यहाँ पे ज्यादा बच्चे आएंगे तो मुझे उससे कोई तमगा नहीं मिल जाएगा। जिसने इंसानों की तरह क्लास लेनी है वो क्लास में आए, अदरवाइज आई विल कंप्लेन इन योर डिपार्टमेंट कि ये कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो है इन सबको फारिग करें।